ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, स्पेशली जब आप किसी थर्मल पावर प्लांट के इंटरव्यू में बैठते हो या फिर कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं थर्मल पावर प्लांट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूज कि जो मेरा मोटरसाइकिल है जो हम चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, या एनटीपीसी का जो थर्मल पावर प्लांट है, इन दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, उनके गैस, वो इसका आंसर तो जानते नहीं, वैसे गैस मार करके बोल देते हैं थर्मल पावर प्लांट इज मोर एफिशिएंट। तो और इसी क्वेश्चन को कई और फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। जैसे पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल दैट इंटरनल कंबशन इंजन इज मोर एफिशिएंट और एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज मोर एफिशिएंट। ये भी एक पूछने का तरीका हुआ। तो कई तरीक़ों से इसे पूछा जा सकता है। तो आज वही मैं डिस्कस करूँगा कि मोटरसाइकिल ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर हमारा जो एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जवाब सुन के हैरान होंगे कि मोटरसाइकिल ज़्यादा एफिशिएंट है। अब उसके पीछे का लॉजिक सुनो। एज कम्पेयर टू एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो जो हमारा मोटरसाइकिल होता है वो इंटरनल, अब इससे मेन मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा जो भी है उसको समझाते हुए चलना है। मोटरसाइकिल जो होता है हमारा वो इंटरनल कंबशन इंजन कहला पार्ट होता है, आईसी इंजन होता है। और जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या डिफरेंस है? द बेसिक डिफरेंस इज कि जहाँ कंबशन हो रहा है वहीं, जिस थर्मोडायनेमिक्स जिस सिस्टम में हमारा कंबशन हो रहा है वहीं से हमें वर्क मिल रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये रैंकाइन साइकिल है, ठीक है। कंबशन कहीं और हो रहा है, वर्क कहीं और से मिल रहा है, ठीक। फर्नेस में कंबशन हो रहा है, वर्क यहाँ से मिल रहा है। और एक और एग्जांपल, ये देखो, ये लोकोमोटिव है, वर्क हमें यहाँ से मिल रहा है इस पिस्टन से, और यहाँ पर कंबशन कहीं और हो रहा है। वहीं ये आईसी इंजन है, तो इस पूरे सिस्टम में जहाँ पर कंबशन हो रहा है उसी पार्ट वहीं से, मतलब बेसिक है कि जहाँ कंबशन, मतलब अलग अलग जगह नहीं होगा, ठीक है। मतलब जहाँ से वर्क मिलेगा और जहाँ कंबशन होगा वो अलग अलग जगह नहीं होगा, एक ही सिस्टम का पार्ट होगा। अब क्या है कि मोटरसाइकिल ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? अब इंटरनल कंबशन एक्सटर्नल कंबशन इंजन तो पता चल गया कि क्या होता है। जो भी हमारा पावर प्लांट है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, क्योंकि फर्नेस से हीट मिलता है और वर्क आउटपुट टरबाइन में मिलता है। तो फर्नेस कहाँ है और हमारा वर्क आउटपुट कहाँ मिल रहा है? तो ये अब हम समझते हैं कि मोटरसाइकिल ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है। तो एक कंसेप्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, डैट इज़ अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी। घबराना नहीं है, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे वीडियोस बना चुके हूँ। कल भी एक वीडियो बनाया था कि ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। कई सारे वीडियो, अवेलेबल एनर्जी के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा। हालांकि मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है। मतलब इसी पर्टिकुलर वीडियो में, अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में उसको बता दूंगा। पर अभी जो है उसे इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देते हैं। पहले क्या है कि अवेलेबल जो रीज़न है मोटरसाइकिल का ज़्यादा एफिशिएंसी का, वो है एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी। अब अवेलेबल एनर्जी क्या होती है? मतलब अवेलेबल एनर्जी होता है कि किसी भी हीट से हम कितना वर्क ले सकते हैं। ये अवेलेबल एनर्जी का डेफिनेशन अभी आएंगे, अभी उसे समझाऊंगा, पहले इसे सुन लो कि हम किसी हीट से कितना ज़्यादा वर्क ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीट एंड द टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड, वो जितना ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी होगा, मतलब उस हीट से हम उतना ज़्यादा वर्क ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस टेम्परेचर से, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमारा एक टेम्परेचर है, ठीक है, ये 1500 केल्विन है, और यहाँ से हमें 750 वाट हीट मिल रहा है। ठीक है, सेम अगर हमारा ये 3000 केल्विन है और हमारा 750 वाट का हीट यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो इस 750 वाट हीट के पास ज़्यादा क्षमता है काम करने का, मतलब इस 750 वाट के पास इट इज़ मोर क्वालिटी, इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है और इससे हम ज़्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 750 वाट जो यहाँ 3000 से। तो हायर द टेम्परेचर जिससे हमें हीट सप्लाई हो रहा है उतना ज़्यादा उसका अवेलेबल एनर्जी होगा। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डेट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीट एंड टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड, वो जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा एक्सर्जी होगा। एक्सर्जी इज़ नथिंग, अवेलेबल एनर्जी का ही दूसरा नाम है एक्सर्जी। इफ़ यू आर सप्लाइंग हीट एट हाई टेम्परेचर तो अवेलेबल एनर्जी इज़ ऑल्सो हाई। अब आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह के केस में। देखो, मोटरसाइकिल और पावर प्लांट में ज़्यादा एफिशिएंट है मोटरसाइकिल हमारा। ठीक है, पावर प्लांट, मोटरसाइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ आईसी इंजन, पावर प्लांट इज़ अ पार्ट ऑफ ईसी इंजन। ठीक है, तो आईसी इंजन में जो होता है ना वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रीच कर जाता है, जो हमारा बाइक्स वगैरह में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रीच कर जाता है, बिकॉज आईसी इंजन में द टेम्परेचर एट विच यू सप्लाई हीट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द पावर प्लांट। आईसी इंजन में टेम्परेचर इवन 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो गूगल बाबा पे जाके चेक कर सकते हो। ये जो आपके बाइक्स हैं उनमें टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नॉर्मली हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं क्योंकि देयर इज़ समथिंग मेटलर्जिकल लिमिट भी होती है, क्योंकि उस गाड़ी का एक मतलब इंजन जो है, सिलेंडर है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बियर नहीं कर पाता है। पर ठीक है, आज के मॉडर्न इंजन्स में कूलेंट लगे होते हैं, देख रहे हो यहाँ पर कूलेंट्स लगे होंगे, यहाँ पर ऐसे करके कूलेंट्स लगे होंगे जो कि इस टेम्परेचर को घटा देंगे। तो मॉडर्न इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो लेकिन फिर भी 2500 डिग्री सेल्सियस रीच कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रीच करेगा, लेकिन नॉर्मली हम मेटलर्जिकल लिमिट के कारण 1000 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, लेकिन 2500 डिग्री सेल्सियस तक भी रीच कर जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो मेरा हीट आईसी बाइक से या आईसी इंजन से मिल रहा है वो ज़्यादा टेम्परेचर से हमें हीट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो बॉयलर से जो हीट, जो हमारा जो हीट सप्लाई होता है, पावर प्लांट में जो हमारा फर्नेस से हीट सप्लाई होता है बॉयलर को, वो उससे जो फिर स्टीम जो बनता है वो डेट इज़ नॉट एज हाई एज आईसी इंजन। वो 600 डिग्री और 620 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो गूगल में जाके देख सकते हो ऐसे कि पावर प्लांट में 600 डिग्री, 650 डिग्री डेट इज़ मैक्स, 700 डिग्री तक। ठीक है, तो इस हीट के पास, क्योंकि ये लेस टेम्परेचर से ये हीट मिल रहा है, तो इस हीट के पास उतना कैपेसिटी नहीं है वर्क करने का, मतलब उतना इसके पास अवेलेबल एनर्जी नहीं है। अब ये अवेलेबल एनर्जी क्या, उसे समझ लो। यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, देखो, जैसे मान लो हमने अभी एक एग्जांपल लिया, ये हमारा 1500 केल्विन पे कुछ हीट, या इसे अभी ऐसे ना ऐसे लिखते हैं। ठीक है, टीएच टेम्परेचर पे, चल ठीक है वही लेते हैं 1500 केल्विन, और यहाँ से हमारा 750 वाट का हीट निकल रहा है, यहाँ से 3000 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ से भी उतना ही हीट लग रहा है। इस हीट के पास कम कैपेसिटी है वर्क करने का और इस हीट के पास ज़्यादा कैपेसिटी है वर्क करने का। ये हमें कैसे पता चला? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कार्नोट थ्योरम पढ़ रखा है। कार्नोट थ्योरम क्या होता है?
कि कार्नोट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई दो टेम्परेचर लिमिट है TH और TL, ठीक है, तो उसमें जो रिवर्सिबल हीट इंजन है या कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, जो भी रिवर्सिबल साइकिल्स हैं, उनका सेम टेम्परेचर लिमिट पर TH और TL के बीच में रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन का। ठीक है, तो हमें तो यही देखना है कि इस 750 वाट के हीट से हमें कितना वर्क मिल सकता है। तो हम यहाँ पर एक रिवर्सिबल हीट इंजन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क दे सके। हमें यही देखना है ना कि 750 वाट से हमें मैक्सिमम वर्क कितना मिलेगा, यही निकालना है ना। और इसको रिजेक्ट करा देंगे एम्बियंट के टेम्परेचर पे। एम्बियंट का टेम्परेचर यानी T0, ठीक है। अब कहोगे कि एम्बियंट के टेम्परेचर से नीचे नहीं रिजेक्ट करा सकते हैं क्या? तो एम्बियंट के टेम्परेचर से अगर नीचे रिजेक्ट कराओगे तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, उसके लिए रेफ्रिजरेशन लगाना पड़ेगा। फिर मैक्सिमम इसे एम्बियंट के टेम्परेचर तक ही रिजेक्ट कराया जा सकता है। तो इन दोनों टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, और यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होता है वो 1 माइनस का TL/TH होता है, और डेट इज TH माइनस TL/TH। तो आपका कहना होगा कि TL जितना लोअर रखोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी हाई होगा। एफिशिएंसी हाई होगा मतलब वर्क आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो इसे T0 पर ही क्यों ला करके छोड़ दिया? एम्बियंट टेम्परेचर से भी नीचे ले जाते हैं, तो एम्बियंट टेम्परेचर से नीचे ले जाने के लिए इसे एक्स्ट्रा वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो वो हमारा यहाँ पे डिज़रेबल केस नहीं है। हमें यहाँ देखना है कि वर्क कितना मिल रहा है, और हमको और एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी देना है इसमें। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से जो वर्क मिलेगा वही होगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, और यही जो वर्क होगा यही कहलाएगा कि अवेलेबल एनर्जी, इस 750 वाट के पास कितना अवेलेबल एनर्जी है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा देंगे, ठीक है, और इसके एम्बियंट में हीट रिजेक्ट करा देंगे, और यहाँ से जो वर्क मिलेगा वही हमारा होगा मैक्सिमम पॉसिबल यूज़फुल वर्क, और जो कि 750 वाट से मिल सकता है, और वही होगा अवेलेबल एनर्जी या एक्सर्जी। अब देखो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस का TL/TH इज इक्वल्स टू W बाई हीट सप्लाइड। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अच्छा, ये जो W/QS एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये हर इंजन के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, पर उसे हम टेम्परेचर के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब वो रिवर्सिबल हीट इंजन हो, ठीक है। इसलिए, और यहाँ पर हमने रिवर्सिबल लगाया इसीलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस का TL/TH इक्वल टू W/QS। तो मैंने यहाँ से W मैक्स निकाल लिया। ये W क्या है? W मैक्स है जो इस हीट से मिल रहा है हमको। तो W मैक्स क्या होगा? QS इंटू TH माइनस TO। अब हमने क्या बात किया कि अगर दोनों से 750 वाट का हीट है, अब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा, जैसे 1500 केल्विन 3000, T0 भी फिक्स है, ये क्वांटिटी भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब TH जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सर्जी, ठीक है। तो मोटरसाइकिल्स में TH काफ़ी ज़्यादा होता है, 2500 से 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है एज़ कम्पेयर टू पावर प्लांट, जहाँ की टेम्परेचर जो है 600, 650, 700 तक ही पहुंच पाता है। तो उससे हम लोग उतना वर्क आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट।